नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को, आज के इस सेशन को। पहली बार जुड़ रहे हैं इस चैनल पर तो आप लोग जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट जो PDF हो गए, नोटिफिकेशन हो गए, आपको देखने को मिलती रहती हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं तो नंबर दिया गया है, इस पर एक हेलो करके आप लोग जो है व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली बेसिस पर आप सभी को पता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं प्रोवाइड की जा रही हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जितनी भी क्लासेस मेरी चलती हैं, अगर आप उनका PDF चाहते हैं, नोट्स चाहते हैं, तो मैंने आपको बताया है कि हमारा जो DOG ऑफिशियल ऐप है, इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप में बिल्कुल फ्री में आपको PDF और नोट्स मिलते हैं। कहाँ मिलेंगे? ये क्लास PDF का एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इस पर आपको जाना है। वहाँ पर आपको देखिए क्लास PDF जो B.Ed एंट्रेंस एग्जाम 2025 का है वो देखने को मिल जाएगा। तो इसको जरूर से जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको ये सब चीज़ें जो है देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा मैंने आपको क्या बता रखा है भैया, हमारा जो नया बैच है ब्रह्मास्त्र बैच B.Ed प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए लॉन्च हो चुका है, ठीक है। अभी इसमें ऑफर प्राइस चल रहा है, दिवाली तक आपका ये ऑफर चलने वाला है 799 में। इसमें आपको बिल्कुल बेसिक सी थ्योरी लाइव पढ़ाया जाएगा, सभी सब्जेक्ट की ई बुक मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, सभी सब्जेक्ट के टेस्ट सीरीज मिलेंगे, सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है। क्लासेस स्टार्ट होंगी 10 नवंबर से, बट बैच अभी ज्वाइन कर लो, क्योंकि इस बैच में जो पुराना बैच हमारा चल चुका है B.Ed का, इस साल वाला ही जो कॉम्बो बैच चल रहा था, उसकी भी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। यानी कि आपको डबल फ़ायदा जो है मिलने वाला है। कैसे जुड़ना है भैया? यहाँ पर DLG ऑफिशियल करके ऐप है, इस ऐप को डाउनलोड करके ओपन करो। सिंपली यहाँ कोर्स विद टेस्ट सीरीज में जाना है और वहाँ पर जो है, ठीक है, वहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे ऊपर जो आपको मिल जाएगा ये B.Ed एंट्रेंस एग्जाम का ब्रह्मास्त्र बैच, इस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए बाय नाउ का ऑप्शन आता है। आप पे ऑनलाइन या स्कैन करके सिंपली जो है बाई कर सकते हैं। आपकी क्लासेस जब से स्टार्ट होंगी वहाँ पर आपको लाइव क्लास तो दिखेगा दिखेगा, प्लस अगर अभी आप लोग प्रीवियस जो बैच चल चुका है उसकी क्लासेस देखना चाहते हैं तो आप अपने बैच में जा करके देखिए, एक VOD1 करके सेक्शन होगा, यहाँ पे आप सारी जो पुरानी क्लासेस हैं उनको भी देख सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। बाद में जब नया लाइव चलेगा वो बिल्कुल बेसिक चलेगा, उसको भी देख सकते हैं। यानी कि आपको डबल फ़ायदा मिलने वाला है। तो भी आपका ऑफर चल रहा है, आप लोग फटाफट जो इस बैच में जुड़ जाओ और अपनी जो क्लासेस हैं उनका आनंद उठाओ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को, आज के सेशन को। क्लास को अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डियर गुरुजी में। आप सबका स्वागत है। जल्दी से सारे उठ जाइए, फिर आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करेंगे। जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। और जितने लोग पहली बार है चैनल पर, सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। चलिए शुरू करते हैं। मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित है? इतनी बार ये प्रश्न हम लोग पढ़ चुके हैं ना, कि किसी भी मेरे भाई बहन का गलत नहीं होगा। बताओ क्या हो जाएगा? तो मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता में मिलेगी? आर्य सभ्यता, भूमध्य सागरीय, सिंधु घाटी सभ्यता, या फिर उत्तर वैदिक सभ्यता? क्या आंसर करोगे? तो कौन सी सभ्यता में हमको मातृ देवियों की पूजा के बारे में जानकारी मिलेगी? क्या आंसर कर देंगे? तो हम आंसर कर देंगे सिंधु घाटी सभ्यता। यहीं पर आपको पता है क्या हो रहा है, मातृ देवियों की मूर्तियां मिल रही है। इसी से हम लोग क्या करते हैं, सिंधु घाटी जो समाज है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग मातृ सत्तात्मक कहते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? तो मातृ सत्तात्मक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर मातृ देवियों की मूर्तियां बहुत अधिक मिली है। और साथ ही साथ याद रखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में कांसे का पहली बार प्रयोग हो रहा है, ठीक है। किसका? तो कांसे का पहली बार क्या हो रहा है? तो कांसे का पहली बार प्रयोग हो रहा है। इसीलिए क्या करते हैं, इसीलिए कांसे को क्या करते हैं, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। क्या करते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, ठीक, याद रखेंगे। क्लियर है? और सिंधु घाटी सभ्यता कैसी है? यहाँ पर बड़े बड़े नगर आपको देखने को मिलेंगे पहली बार, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहते हैं, क्योंकि बड़ी बड़े नगर आपको पहली बार यही देखने को मिलेंगे। कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, क्योंकि पहली बार कांसे का प्रयोग आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। मातृ देवियों की मूर्तियां बहुत ज्यादा यहाँ पर मिलेंगी, इसीलिए मातृ सत्तात्मक समाज होने का अनुमान लगाया जाता है। याद रखेंगे, कांसे का पहली बार प्रयोग हो रहा है। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे? तो ऑप्शन संख्या सी आंसर करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता को करेंगे, ठीक। चलो आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न का। राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा जैन मंदिर, देखो एक प्रश्न तो आपका यहीं से क्लियर हो गया। डायरेक्ट आपसे पूछ लेता है कि दिलवाड़ा जैन मंदिर कहां पर है, तो राजस्थान में है, ठीक है। माउंट आबू, राजस्थान में माउंट आबू, और यहां पर आपको दिलवाड़ा जैन मंदिर देखने को मिलेगा। और दूसरा क्या है? दूसरा कह रहा है जैन मंदिर है। तो अगर जैन मंदिर है तो किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा बनेगा मेरे भैया?
अब जो बौद्ध धर्म को मानने वाले होंगे वो तो जैन मंदिर बनवाएंगे नहीं, जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं वो तो जैन मंदिर बनवाएंगे नहीं। तो कौन बनवाएगा? तो जैन मंदिर तो वही बनवाएगा जो जैन अनुयायी होंगे। तो क्या आंसर करोगे? तो ऑप्शन संख्या बी आंसर करोगे, जैनियों के द्वारा। किसके द्वारा? तो जैनियों के द्वारा। ऑप्शन संख्या क्या करोगे? तो बी आंसर करोगे। याद रखिएगा, चालुक्य सोलंकी वंश के राजाओं के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है, और चालुक्य सोलंकी जो राजा थे वो जैन धर्म के मतानुयायी थे। याद रखिएगा, जैन धर्म को मानने वाले थे। ठीक है, तो कौन से वंश के राजा? तो आप आंसर करोगे चालुक्य, या क्या हो रहा है, या फिर सोलंकी राजा जो है इसका निर्माण करा रहा है। लेकिन ये जो राजा है चालुक्य सोलंकी जो राजा है ये क्या है? तो ये जैन धर्म को मानने वाले थे। तो जैनियों को आंसर करोगे आप, ऑप्शन संख्या बी आंसर करोगे। आगे बढ़िएगा, गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव की, कल्हड़ की, ठीक है, कालिदास की, राजा राव की। क्या आंसर करोगे? तो गीत गोविंद किसकी रचना है? क्या आंसर करिएगा? तीसरे प्रश्न का आंसर करेंगे, फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा बताओ? तो गीत गोविंद किसकी रचना है? क्या आंसर कर दोगे? तो आप आंसर कर दोगे किसकी? तो जयदेव की कर दोगे। गीत गोविंद किसकी? जयदेव की पुस्तक है। और ये किसके दरबार में रहते थे? तो ये लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। याद रखेंगे, किसके दरबार में? तो लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव। याद रखेंगे। कल्हड़ की पुस्तक अगर हम लोग बात करें तो कल्हड़ की पुस्तक क्या हो जाएगा? राज तरंगिणी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो राज तरंगिणी हो जाएगा। कालिदास की तो आप जान ही रहे हो, कालिदास की बहुत सारी किताबें हैं। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, रघुवंशम है, कुमार संभवम है, मालिकाग्निमित्रम है, ऋतु संहार है, विक्रमोर्वशीय है ना। तो बहुत सारी पुस्तकें आपको कालिदास की देखने को मिल जाएंगी। तो कालिदास की भी याद रखना महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हो रहा है? चलो जल्दी से बताना क्या हो जाएगा शिवाजी का राज्याभिषेक। शिवाजी की अगर हम लोग बात करेंगे तो कुछ किताबों में इनके जन्म को लेकर के क्या है, तो जन्म को लेकर के 1600 क्या किया गया, 27 दिया गया, कहीं कहीं पर 1630 मिलता है। ठीक है, थोड़ा सा डाउट है इनके जन्म को लेकर के, क्योंकि अलग अलग उल्लेख मिलता है। कुछ किताबों में 1627 माना गया है इनका जन्म, कुछ किताबों में 1630 माना गया है। राज्याभिषेक, अच्छा, जो जन्म है वो कहां पर हो रहा है? तो जन्म शिवाजी का सिवनेर के किले में। शिवाजी का जन्म सिवनेर के किले में। कहां पर हो रहा है? तो सिवनेर के किले में क्या हो रहा है? इनका जन्म हो रहा है। 1674 में अगर हम लोग बात करेंगे राज्याभिषेक हो रहा है, कहां पर होगा? तो रायगढ़ के किले में। कहां पर? तो रायगढ़ के किले में। याद रखेंगे कहां पर? तो रायगढ़ के किले में इनका राज्याभिषेक होगा। 1680 में अगर हम लोग बात करेंगे क्या होगा? इनकी मृत्यु होगी। इनके दरबार में क्या हो रहे थे? तो अष्ट प्रधान रहा करते थे। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? तो अष्ट प्रधान रहा करते थे शिवाजी के दरबार में। तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो बी आंसर कर दीजिएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अकाल तख्त का निर्माण कौन कर रहा है? बताइएगा, अकाल तख्त का निर्माण कौन कर रहा है? तो रामदास करेंगे, तेग बहादुर करेंगे, हरगोविंद करेंगे, गुरु नानक जी करेंगे। अकाल तख्त का निर्माण करता इनमें से कौन से सिख गुरु हैं? तो देखो, गुरु नानक जी की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या है? तो ये तो संस्थापक है। ठीक है, कौन है? तो ये संस्थापक है। कौन? गुरु नानक देव जी महाराज। ठीक, तेग बहादुर की बात करेंगे तो ये कौन से? 9वें नंबर के गुरु हैं। और औरंगजेब के समय में क्या होगा? इनको फांसी दी जाएगी। ठीक है, किसके समय में? औरंगजेब के समय में। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो औरंगजेब के समय में क्या हो जाएगा? तो इनको, ठीक है, क्या कर दिया जाएगा? तो फांसी दे दी जाती है। ठीक है, याद रखेंगे। यहां पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर, अकाल तख्त का निर्माण कौन? गुरु हरगोविंद। क्या आंसर करोगे? तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दीजिएगा, गुरु हरगोविंद कर देंगे। ऑप्शन संख्या सी जो लोग आंसर कर रहे हैं, जितने मेरे भाई बहन, बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? क्या आंसर करोगे? बताओ मेरे भैया। तो समुद्री मार्ग की जो खोज है वो 1498 में हो रही है। और कौन करेगा? तो पुर्तगाली यात्री है। और इस पुर्तगाली यात्री का नाम क्या है? तो इस पुर्तगाली यात्री का नाम है वास्को डिगामा है। ठीक है, क्या है? तो वास्को डिगामा है जो क्या कर रहा है? जो भारत के समुद्री मार्ग की खोज कर रहा है 1498 में। ठीक है, और कहां पर पहुंचेगा? तो आपको पता है, केरल में कालीकट बंदरगाह। ठीक है, कहां पर? तो केरल में कालीकट बंदरगाह पर पहुंच रहे हैं। और उस समय के जो स्थानीय राजा हैं जमोरिन या जमोरियन, वो इनका स्वागत कर रहे हैं। ठीक, ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? ए आंसर कर दोगे। कोलंबस की अगर हम लोग बात करें तो कोलंबस ने क्या किया था? तो इन्होंने अमेरिका, वेस्ट इंडीज, अमेरिका के समुद्री मार्ग की खोज की थी। किसने? कोलंबस ने। मैगलन की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या करेगा? पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाला पहला नाविक है। याद रखेंगे। ठीक, चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत में पहली अंग्रेज व्यापारिक कंपनी कहां पर खोली गई? बताइएगा। तो पहली अंग्रेज कंपनी कब खोली जा रही है? 1608 में खोली जा रही है। किसके समय में खोली जा रही है? जहांगीर के समय में। आप लोग आंसर करो फटाफट, क्या होगा? तो पहली
जो कंपनी है वो 1608 में जहांगीर के समय में खोली जा रही है, किसके कहने पर? तो याद रखेंगे कैप्टन किस कौन होंगे? तो अगर हम लोग बात करेंगे किसके कहने पर, तो 1608 में आपको पता है कौन आएगा? तो कैप्टन हॉकिंस आएगा। कौन आएगा? तो कैप्टन हॉकिंस भारत आ रहा है। याद रखेंगे कौन है? कैप्टन हॉकिंस। और हॉकिंस को फिरंगी या फिर कहोगे इंग्लिश खां की उपाधि प्रदान की गई। किसकी? फिरंगी या फिर कहोगे इंग्लिश खां की उपाधि प्रदान की गई थी कैप्टन हॉकिंस। और ये कैप्टन हॉकिंस जो है ये रेड ड्रैगन या फिर कहेंगे हेक्टर नामक क्या होगा? नामक जहाज से आया था। रेड ड्रैगन नामक या फिर कहोगे हेक्टर नामक जहाज से भारत आया था 1608 में। हॉकिंस के दरबार जो है जहांगीर के दरबार में आया था 1608 में हॉकिंस। और हॉकिंस के ही प्रार्थना पर क्या किया गया था? अनुमति दी गई थी 1608 में पहली जो कंपनी है, जो फैक्ट्री है, वो कहां पर? सूरत में स्थापित करने की। ऑप्शन संख्या क्या करोगे? बी आंसर कर दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में कहां से नेतृत्व कर रही हैं? तो बताइएगा क्या आ जाएगा? तो बेगम हजरत महल की अगर हम लोग बात करें तो इनको महक परी भी कहा जाता था। ठीक है, क्या करते थे? तो इनको महक परी भी कहा जाता था। ठीक है, महक परी। तो महक परी या फिर कहेंगे बेगम हजरत महल जो है, तो ये 1857 की क्रांति में कहां से? तो आप सबको पता है लखनऊ से नेतृत्व करेंगी। कानपुर से कौन? तो कानपुर से नाना साहब नेतृत्व कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? नाना साहब नेतृत्व कर रहे हैं। और इनका वास्तविक नाम क्या है? इनका वास्तविक नाम है धोंधू पंथ है। ठीक है, क्या है? तो धोंधू पंथ है। ठीक है, याद रखेंगे। इलाहाबाद से अगर हम लोग बात करें तो लियाकत अली ने नेतृत्व किया था। इलाहाबाद से किसने? तो लियाकत अली ने नेतृत्व किया था। तो 1857 की क्रांति को मैंने आप लोगों को ऐप में पढ़ाया है, एक बार देख लेना अच्छे से कि कहां से कौन नेतृत्व कर रहा है, क्या महत्वपूर्ण घटनाएं थी, कारण क्या थे, परिणाम क्या हुए, प्रश्न बनते हैं। ठीक, गांधी जी के द्वारा क्रियान्वित पहला सत्याग्रह नील किसानों के साथ संबंधित रहा। तो नील आंदोलन बताइएगा कहां से जुड़ा है? तो गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह, प्रश्न तो बहुत आसान आसान आज के है ना, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो पहला जो सत्याग्रह है वो क्या हो जाएगा? तो वो नील किसानों से जुड़ा है और 1917 में हो रहा है। पहला जो सत्याग्रह गांधी जी का होगा वो 1917 में होगा, नील किसानों के साथ होगा। कहां पर? तो ये हो जाएगा चंपारण में। ठीक है, कहां पर? तो चंपारण में, याद रखिएगा। अच्छा, बिहार में अगर हम लोग बात करेंगे तो बिहार में आपको दो जिले देखने को मिलेंगे। एक आपको पश्चिमी चंपारण देखने को मिलेगा और एक आपको, ठीक है, क्या हो जाएगा? पूर्वी चंपारण देखने को मिलेगा। फटाफट जल्दी से इन दोनों जिलों का मुख्यालय लिखो। जल्दी से क्या करो? इन दोनों जिलों का मुख्यालय लिखो कि पश्चिमी चंपारण का मुख्यालय क्या होगा, पूर्वी चंपारण का मुख्यालय क्या होगा। जल्दी से लिखो। ठीक है, चौरी चौरा अगर हम लोग बात करेंगे, चौरी चौरा की घटना कब हो रही है? तो ये हो जाएगी 1922 में। बारदोली सत्याग्रह कब होगा? 1928 में। साबरमती अगर हम लोग बात करेंगे तो साबरमती जो है वो तो गांधी जी का आश्रम था। ठीक है, गुजरात में, अहमदाबाद में। ठीक, आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न का। समाचार पत्र केसरी का संपादन किसने किया? गोखले ने किया, तिलक ने किया, पटेल ने किया या फिर राजा राम मोहन राय ने किया? बताओ क्या हो जाएगा? केसरी का संपादन मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, क्या होगा? दो समाचार पत्र, मराठा और केसरी। ठीक है, मराठा जो है इनका संपादन किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में हो रहा था। और केसरी जो समाचार पत्र है इसका संपादन मराठी भाषा में हो रहा था। साथ ही साथ इनकी एक पुस्तक भी थी जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था गीता रहस्य। ठीक है, गीता रहस्य इनकी पुस्तक का नाम है, जिसको इन्होंने कहां पर? जिसको इन्होंने मांडले जेल में लिखा था। ठीक है, कहां पर? जिसको इन्होंने मांडले जेल में लिखा था। तो किसकी पुस्तक हो जाएगी? क्या आंसर कर दोगे? बाल गंगाधर तिलक आंसर कर दोगे। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? भी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। और इनकी लोकमान्य की उपाधि थी। ठीक है, क्या थी? तो इनकी लोकमान्य की उपाधि थी, याद रखेंगे। लोकमान्य की उपाधि है। 1916 में क्या करेंगे? तो महाराष्ट्र के पुणे में अगर हम लोग बात करेंगे, कहां पर? तो पुणे में क्या करेंगे? होम रूल लीग की स्थापना करेंगे। क्या करेंगे? होम रूल लीग की स्थापना करेंगे। क्या करेंगे? तो महाराष्ट्र में अगर हम लोग बात करेंगे, महाराष्ट्र के पुणे में, ठीक है, क्या करेंगे? तो 1916 में होम रूल लीग की स्थापना करेंगे। ठीक, आगे बढ़िएगा। दांडी यात्रा की शुरुआत गांधी जी ने कहां से की थी? बताओ। तो शुरुआत पूछ रहा है, तो शुरुआत कहां कब होगी? तो 12 मार्च 1930 को क्या हो रहा है? शुरुआत हो रही है। कितने लोगों के साथ? तो गांधी जी 78 प्रतिनिधियों के साथ। ठीक है, कितने? 78 प्रतिनिधियों के
साथ याद रखेंगे कितने, तो 78 प्रतिनिधियों के साथ अगर हम लोग बात करते हैं तो गांधी जी 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च जो है वो शुरू करते हैं। कहां से, तो आप आंसर करोगे साबरमती आश्रम से। ठीक है, और पहुंचेंगे कब, तो ये दांडी तट पर पहुंचेंगे। कब, दांडी तट पर अगर हम लोग बात करें तो तट पर पहुंचते हैं 5 अप्रैल को। ठीक है, कब, 5 अप्रैल को पहुंचते हैं। और क्या करेंगे, नमक कानून कब तोड़ेंगे, तो 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल को क्या करेंगे, नमक बना करके क्या करते हैं, तो नमक बनाकर क्या करेंगे, नमक कानून को तोड़ते हैं। नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ते हैं। यहीं से क्या हो जाएगा, ये दांडी मार्च से यहीं से क्या हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मानी जाएगी, याद रखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या क्या करोगे, तो डी आंसर करोगे। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। हमारे सौरमंडल में कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान, कौन सा ग्रह है जो आकार में पृथ्वी के समान है, बुध, मंगल, शुक्र, बृहस्पति। क्या आंसर करेंगे, तो सौरमंडल में कौन सा ग्रह आकार में क्या है, पृथ्वी के समान। क्या आंसर करोगे, शुक्र कर दोगे। आकार में, बनावट में, द्रव्यमान में पृथ्वी से मिलता जुलता है, इसीलिए इसको क्या करते हैं, इसीलिए इसको पृथ्वी की क्या करेंगे, इसीलिए इन्हें पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं, याद रखिएगा। और ये पृथ्वी से क्या है, तो ये पृथ्वी के सबसे निकट भी। अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है, तो सबसे निकट का, पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन है, शुक्र है। इसके अलावा इसके बारे में हम लोग बहुत बार चर्चा कर चुके हैं ना, कि शुक्र जो है भोर का तारा है, सांझ का तारा है, सबसे गर्म ग्रह है, इसलिए प्रेशर कुकर भी कहते हैं, इसीलिए सबसे चमकीला भी होता है, उल्टी दिशा में चक्कर लगाता है शुक्र। शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी की जुड़वा बहन भगनी ग्रह कहलाता है। ये सब प्रश्न हम लोग खूब बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चीजों को दोहराते रहिए, बार बार चीजों को, एक ही चीज को बार बार बताने का कोई मतलब नहीं है। टुंड्रा वनस्पति बात करेंगे, पर्णपाती है, उष्ण कटिबंधीय वन है, शीत मरुस्थल है या फिर गर्म मरुस्थल। अगर हम लोग बात करें तो ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। और ये वाला जो क्षेत्र है, तो यहाँ पर आपको क्या होता है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको टुंड्रा क्षेत्र देखने को मिलेगा। और ये वाले क्षेत्र की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कहाँ पर, एकदम उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिल रहा है ना, तो एकदम ध्रुवीय क्षेत्रों में। ठीक है, कहाँ पर, तो ये अगर हम लोग बात करेंगे कहाँ पर, तो ध्रुवीय क्षेत्र में। ठीक है, क्या हो जाएगा, ध्रुवीय क्षेत्र में। तो ये क्या होते हैं, तो ये होते हैं आपके शीत मरुस्थल होते हैं। ऑप्शन संख्या क्या करोगे, तो सी आंसर कर दोगे। क्या कर दोगे, शीत मरुस्थल होते हैं, ऑप्शन संख्या सी आंसर करेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है, बताओ क्या होगा, तो सबसे निचली परत कौन होगी, आप कहोगे क्षोभ होगा, फिर समताप होगा, ठीक है, फिर मध्यमंडल होगा, फिर आयन मंडल होगा, इसके बाद बहिर्मंडल होगा। ठीक है, क्या होगा, तो बहिर्मंडल होगा, है ना, इस तरीके से। तो याद रखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। क्षोभ मंडल, ऊंचाई कितनी है, 8 से 18 किलोमीटर की इनकी ऊंचाई होती है। और सारी मौसम संबंधी घटना क्या होगा, यहीं पर होगी। ठीक है, क्या हो जाएगा, सारी मौसम संबंधी घटना आपको क्षोभ मंडल में देखने को मिलेगी। सबसे निचला मंडल है, ऊंचाई 8 से 18 किलोमीटर होगी। औसत ऊंचाई की बात करेंगे 14 किलोमीटर के लगभग होगी। ठीक, ऑप्शन संख्या क्या करोगे, तो सी आंसर करिएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, लद्दाख का पठार, बघेल खंड का पठार। बताएगा सबसे ऊंचा पठार आपसे पूछ रहा है, बताओ सबसे ऊंचा पठार क्या होगा भारत का, सबसे ऊंचा पठार क्या होगा। तो अगर हम लोग बात करें अपने प्यारे किसकी, भारत की बात करें, ठीक है, क्या करते हैं, तो अगर हम लोग अपने प्यारे भारत की बात करें, बताओ क्या हो जाएगा भैया, बताना फटाफट जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें, चलो जल्दी से बताना क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, तो लद्दाख। तो लद्दाख वाला जो पठार है ये क्या हो जाएगा, तो ये सबसे ऊंचा पठार। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो सी आंसर कर दोगे, याद रखेंगे क्या हो जाएगा, तो सी आंसर हो जाएगा लद्दाख का पठार। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी, बताओ मेरे भैया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा, ठीक है, दक्षिण भारत है, या फिर इसी को हम लोग और क्या कर सकते हैं, इसी को हम लोग प्रायद्वीपीय भारत कह सकते हैं। यहाँ पर आपका पश्चिमी घाट है। ठीक है, कौन सी नदी कह रहा है, कावेरी, नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी। तो यहाँ पर महाराष्ट्र में अगर हम लोग बात करेंगे तो एक स्थान है त्र्यंबकम, और त्र्यंबकम से क्या होगा, एक नदी निकलती है, कौन सी, तो गोदावरी नदी। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, तो सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, गोदावरी नदी। इसी को वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। क्या करते हैं, तो वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा भी कहते हैं, वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा कहते हैं, याद रखेंगे। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो डी आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे क्या, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, सबसे लंबी नदी है। ठीक है, गोदावरी नदी।
आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न का, पश्चिमी घाट के उत्तरी भागों को क्या कहते हैं। अब देखो ये हमारा, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है, ये हमारा प्यारा, ठीक है, भारत है, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग बात करें तो ये क्या है, तो ये पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट में अगर हम लोग बात करेंगे, अगर पश्चिमी घाट की बात करता तो हम लोग कहते हैं किसको, पश्चिमी घाट को कहता तो हम लोग कहते हैं मालाबार को। लेकिन पश्चिमी घाट के उत्तरी भागों का कह रहा है, ये पश्चिमी घाट है और इस पश्चिमी घाट के उत्तरी भागों को मतलब इधर की बात कर रहा है, तो इधर आपको क्या हो जाएगा, क्या देखने को मिलेगा, तो आप आंसर कर दोगे कोंकण तट, ठीक है, कौन सा, तो आप आंसर कर दोगे कौन सा, कोंकण तट करोगे, याद रखेंगे ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी आंसर करोगे, कोंकण तट करोगे, ठीक। अगर हम लोग कोरोमंडल की बात करें, कोरोमंडल तो इधर हो जाएगा, कोरोमंडल तो आपका तमिलनाडु में हो जाएगा, कोरोमंडल कहाँ पर, तो तमिलनाडु में हो जाएगा। उत्तरी सरकार अगर हम लोग बात करें, उत्तरी सरकार कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, याद रखेंगे कहाँ पर, उत्तरी सरकार आपका आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। मालाबार अगर हम लोग बात करेंगे तो ये केरल में हो जाएगा, ठीक है, कहाँ पर, तो मालाबार तट जो है वो केरल में हो जाएगा। आपसे उत्तरी भाग की बात कर रहा है, तो उत्तरी भाग क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो बम्बई गोवा वाला जो क्षेत्र है, गुजरात बम्बई गोवा वाला जो क्षेत्र है वो कोंकण क्षेत्र में आता है, याद रखेंगे। ऑप्शन संख्या क्या करोगे, सी आंसर करोगे, ठीक। आगे बढ़िएगा, वह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सके उसको क्या कहेंगे, प्रोग्राम कोड कहेंगे, ह्यूमन कोड कहेंगे, सोर्स कोड कहेंगे, या फिर सिस्टम कोड कहते हैं। वह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति के द्वारा पढ़ा जा सके, तो क्या हो जाएगा, तो व्यक्ति की बात हो रहा है तो क्या आंसर करोगे, ह्यूमन कोड कर दोगे, ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे, ह्यूमन कोड कर दोगे, ऑप्शन संख्या बी आंसर करिएगा, ठीक। आगे बढ़िएगा, भारत में निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं बताएगा, भारत में कम पैदावार हो रही है उसके लिए कौन जिम्मेदार नहीं है, बताइएगा क्या हो जाएगा, तो सहकारी कृषि। सहकारी कृषि मतलब मिलजुल के जो कृषि होती है, अगर उसको किया जाएगा तब तो पैदावार बढ़ेगी, कम तो होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा मेरे भाई, है ना, मिलके काम करेंगे तो बेहतर ही होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आवश्यक आदतों आदतों मतलब जो आवश्यक जो चीजें हैं उनकी उपलब्धता, तो बिल्कुल हमें जिन चीजों की जरूरत होती है वो हमारे पास उपलब्ध नहीं होती, इसकी वजह से उत्पादन कम होता है। अच्छे बीज नहीं मिल पाते हैं तो यूरिया खाद बाकी चीजें नहीं मिल पाती हैं, या फिर बाकी जो सिंचाई के साधन है वो नहीं मिल पाते हैं, या फिर जो समय से वर्षा या फिर बाकी चीजें जो है तो वो सारी चीजें नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से कई बार क्या होता है कि हमारी फसल बर्बाद होती है। भूमि के उपयोग और उसकी अधिकारिता, ठीक है, कमजोर वित्त व्यवस्था। कमजोर वित्त व्यवस्था की अगर हम लोग बात करें, बहुत सारे भारत में कैसा अल्प विकसित जो है विकासशील देश है भारत, विकासशील देश है, तो क्या होगा, तो यहाँ पर बहुत सारे किसान जो है वो गरीब है, और गरीब होने की वजह से क्या है, कमजोर वित्त व्यवस्था है, और फिर वो अच्छी चीजों का इस्तेमाल नहीं कर पाते। भाई पैसा ही नहीं है, खाने को पैसा नहीं है तो कहाँ से अच्छे बीज और फिर अच्छी चीजों को लेकर के आएंगे, ठीक है। तो क्या होता है, तो कमजोर वित्त व्यवस्था जो वो भी प्रभावित करती है। भूमि का उपयोग और उसकी अधिकारिता, भारत में अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत ज्यादा खेत है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत कम खेत है या फिर खेत नहीं भी है। तो जब बहुत कम खेत है या फिर खेत है ही नहीं, तो उत्पादन कहाँ से वो लोग करेंगे, तो वो चीज भी क्या करेगी, प्रभावित करेगी। तो जो प्रभावित नहीं करती है वो हो जाएगा आपका सहकारी कृषि, जो उत्तरदायी नहीं है वो क्या होगा, सहकारी कृषि उत्तरदायी नहीं है, ठीक। आगे बढ़िएगा, कौन सा बंदरगाह भारत में पश्चिमी तट पर है, बताओ मेरे भैया। अगर हम लोग बात करेंगे पश्चिमी तट पर नहीं है, नहीं कह रहा है, बताओ कौन सा बंदरगाह है जो पश्चिमी तट पर नहीं है। अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा, ठीक है, प्यारा भारत है, ठीक है, क्या है, तो ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बात करें, ये पश्चिमी तट है, ठीक है, पश्चिमी तट है। मरमू गोवा की अगर हम लोग बात करें तो ये मरमू गोवा कहाँ पर, तो ये आपको मरमू गोवा की अगर हम लोग बात करें, मरमू गोवा आपको कहाँ पर, तो मरमू गोवा आपको गोवा में देखने को गोवा मतलब यहाँ पर आपको मरमू गोवा देखने को मिल, ठीक। नोहावा सो अगर हम लोग बात करें तो ये बंबई बंदरगाह का सहायक है, ठीक है, किसका, मुंबई बंदरगाह का सहायक है, याद रखेंगे क्या हो जाएगा, तो बंबई बंदरगाह मुंबई बंदरगाह का सहायक है नोहावा सोवा, तो ये भी हो जाएगा। कोच्चि अगर हम लोग बात करेंगे कहाँ पर है, तो कोच्चि आपको केरल में देखने को मिलेगा, कहाँ पर, तो कोच्चि आपको कहाँ पर, तो केरल में देखने को मिलेगा। क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी कर दोगे। तूतीकोरिन, तूतीकोरिन आपको कहाँ पर, तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। तूतीकोरिन किधर है, तो तूतीकोरिन इधर आपको देखने को मिलेगा, तमिलनाडु में है। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो ये जो सी वाला है ये पश्चिमी तट से संबंधित नहीं है, ये कौन से तट पर, पूर्वी तट पर है, ठीक है। तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था, ठीक है। समय की थोड़ी सी दिक्कत थी इसलिए हम लोगों ने आज थोड़ा
तेजी से क्लास को करने का काम किया है। ठीक है, वैसे बाकी चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, मैक्सिमम चीज़ें आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, प्रश्नों से आप अवगत हो, चीज़ों को आपको दोहराते चलना है। ठीक है, जितनी चीज़ें मैं आपको पढ़ाते चलता हूँ, जितनी चीज़ें आपको बताते चलता हूँ, बहुत आवश्यक है कि उन चीज़ों का आप एक बार दिन भर में रिवीजन जरूर करें। जितनी चीज़ें आप पढ़ते हैं रात में सोने से पहले एक बार रिवीजन जरूर करें, है ना, तो बिल्कुल परिणाम जो होंगे वो बेहतर होंगे। तो उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार होंगे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे अच्छे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।